अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले आम खबर दें आपको। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर सिंध हुकूमत ने 1 माह के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, हालिया शहर में लूट मार और दहशत गर्दी के वाकयात के बाद एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद के सफर पर पाबंदी लगाई गई है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से IG सिंध की जानिब से महकमा दाखिला को खत लिखा गया था कि शहर में कत्ल व गारत के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जो मोबाइल की डकैती के वाक़यात हैं उनमें इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में जो गुज़िश्ता रात टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ये खत लिखा गया कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाए। जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची डिवीजन में 1 महीना के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक IG सिंध की दरख्वास्त पर यह पाबंदी लगाई गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पाबंदी में सहाफ़ी, बुजुर्ग और खवातीन पर ये पाबंदी नहीं होगी, लेकिन जो लोग हैं जो डबल सवारी करते हैं उन पर यह पाबंदी आयद होगी, क्योंकि जो मौजूदा हालिया जो सूरत हाल है, हालिया जो दहशत गर्दी की नई लहर है, उसमें मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करके टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया है और ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है सिंध हुकूमत के मुताबिक। इसीलिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची शाह फैसल कॉलोनी में गुज़िश्ता रात शहीद किए गए मौलाना आदिल खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में तलबा और असातिज़ा के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। जामा फारूकिया के मुहतमिम को शमा शॉपिंग सेंटर के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। वज़ीर आला ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर मकसूद शहादत के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हब रिवर रोड पर जामा फारूकिया फेज 2 में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। मौलाना आदिल के भाई मौलाना उबैदुल्लाह खालिद ने इमामत की। तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना आदिल को उनके वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में दफन किया गया। गुज़िश्ता शब मोहतमिम जामे फारूकिया की गाड़ी शमा शॉपिंग सेंटर के करीब रुकी तो उनके बेटे उमैर मिठाई लेने गए। इसी दौरान घात लगाए दहशतगर्दों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन और राजा उमर खत्ताब ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। बाइक पे लोग आए और उन्होंने उन पर अटैक किया, जिसमें मौलाना साहब और उनके जो ड्राइवर हैं वो शहीद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी एक जो बंदा उनके साथ था उमैर, वो अनहर्ड। 3 थे जो फ़िलहाल अभी तक मालूम है, लेकिन मुमकिन है कि ज़्यादा भी हों। उन्होंने आके इनकी गाड़ी के पीछे वो फॉलो करते हुए आए। जब इनकी गाड़ी खड़ी हुई है तो उनका बेटा उतर के वो सामने मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गया है, तो बाइक वाले ने 2 बंदे यहाँ उतारे और वहाँ से टर्न करके वापस आया। जैसे उसने रोड की दूसरी साइड पर मोटरसाइकिल खड़ी की है, उसके बाद उसने जो पीछे 2 लड़के जो गाड़ी के पीछे खड़े थे उन्होंने फायरिंग की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसकी भी तहकीकात जारी है और अपेरेंटली लगता यह है कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, बट अभी कोई वसूख से कोई चीज़ कही नहीं जा सकती। मैं राब्ते में हूँ एजेंसियों के IG पुलिस के साथ और देखें जैसी कोई इसकी डेवलपमेंट होती है तो फौरी तौर से पता लगता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि कुछ शरपसंद शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। मौलाना आदिल खान शहादत से आधा घंटा पहले ही मुझसे मिलकर गए थे। वो कौमी वहदत के लिए काम कर रहे थे। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि उनका कत्ल बड़ा कौमी सानिया है। वो चाहते थे कि मुल्क में फिरका वाराना फसादात सर न उठाएं। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत ही अलमनाक हादसा है, बहुत ही रमनाक हादसा है और मेरे लिए तो इतना सख्त तकलीफदेह है कि वो शहादत से आधा घंटा पहले मेरे पास मौजूद थे और मेरे पास से निकल कर गए हैं और आधे घंटे बाद ये फैसल कॉलोनी में ये वाक़या पेश आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने पिछले दिनों अजमत सहाबा के लिए एक बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन वो पुरअमन जद्दोजहद थी, उसमें कोई इश्तिआल अंगेजी नहीं थी। लेकिन साथ ही वो अब उस अरसे से कौमी वहदत और क़याम अमन के लिए काम कर रहे थे और मेरे पास भी इसी सिलसिले में मुताबिक चीज़ों के अलावा इस सिलसिले में भी आए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिरकावाराना फसादात की आग जो है मुल्क को अपनी लपेट में ले ले। इसके ऊपर भी मुझसे बात करके गए और अब इसी के लिए कोशा भी थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये हमारा बहुत बड़ा कौमी सानिया है, बहुत बड़ा मिल्ली सानिया है। उनके पास एक खत आया हुआ था वफाकुल मदारिस शिया का,
وہ میرے پاس لیکر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا جواب مناسب دینا چاہتا ہوں جس سے کہ یہ جو منافرت اور اشتعال انگیزی کی فضا ہے اس کو کسی طرح کم کیا جا سکے. یہ بات بھی مجھ سے انہوں نے کی اور آدھے گھنٹے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک عالمی قسم کی سازش ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد قاتلوں کا پتہ لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو اپوزیشن جماعتوں کے جلسے کے اعلان کے بعد شہر کی فضا کشیدہ ہو گئی ہے. نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے بزور طاقت جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بزدار سرکار کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت جلسہ کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا. محسن خالد کی رپورٹ دیکھیے. لاہور سے شروع ہوگا اور پنڈی تک ہر جگہ یہ جلسہ ہی جلسہ ہوگا. گجرانوالہ سے اپوزیشن کی سیاسی تحریک کا آغاز. پہلوانوں کا شہر پھر سیاسی مرکز بن گیا. پی ڈی ایم کا بہر صورت 16 اکتوبر کو جلسہ کرنے کا اعلان. جلسہ جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم میں انشاءاللہ کریں گے. اگر وہ روکیں گے تو قائد کی بیٹی ہماری بہن جہاں آئے گی وہیں جلسہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ہمیں ابھی تک اجازت نہیں دی. ان کی دوگلی پالیسی دیکھ لیں, خود ہی آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ جلسہ پھر بھی ہوگا, کوئی بات نہیں. کارکن نکلیں گے, پورا گجرانوالہ اپنے قائد کی بیٹے کا استقبال کرے گا. انتظامیہ اور پولیس نے بغیر اجازت جلسے کو روکنے کی ٹھان لی. حالات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کرونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے, تو کرونا کی بیماری کو ہم پھیلاؤ کا سبب نہیں بنانا چاہتے. اس سلسلے میں انتظامیہ پولیس جو پاکستان, پنجاب اور گجرانوالہ شہر کے مفاد میں ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے اپوزیشن کا جلسہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے. کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد, سما, گجرانوالہ. اداروں کے خلاف کوئی پروگرام نہیں ہونے دیں گے. نون لیگ کے باقی ایم پی اے نے اپوزیشن کے گجرانوالہ جلسے کو روکنے کا اعلان کر دیا. اشرف انصاری کہتے ہیں حب پاکستان ریلی نکالی جائے گی. گجرانوالہ کے عوام اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے. ایم پی اشرف انصاری جلیل شرق پوری سے 2 قدم آگے, قومی مفاد کو مقدم قرار دے دیا. گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ عوامی قوت سے روکنے کا اعلان. گجرانوالہ کے تمام شہری جو ہیں وہ ان کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے کیوں نہ, وہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے والے ہوں, وہ ہر اس پروگرام کو مسترد کر دیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو, جو پاکستان کے استحکام کے خلاف ہو. اشرف انصاری نے کہا ہے اپوزیشن کے جلسے کی نہ تو انتظامیہ اجازت دے گی اور نہ ہی عوام. گجرانوالہ میں صرف ایک پروگرام ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں ہوگا, اور وہ ہوگا حب پاکستان ریلی انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان محب وطن لوگوں کا ملک ہے, گجرانوالہ محب وطن لوگوں کا شہر ہے, تو وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی سرے سے جہاں پر اداروں کو بدنام کرنے کی بات کی جائے گی. باقی لیگی ایم پی اشرف انصاری کہتے ہیں 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں صرف ایک ہی سیاسی پروگرام ہوگا. اور ایسے میں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے, اگر جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو جی ٹی روڈ پر جلسہ کیا جائے گا. انہوں نے لیگی رہنما اشرف انصاری کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو جمعے کے دن آئین کی سربلندی کے لیے جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا. حکومت اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. ابھی تک جو ہم نے وینیو کی جناح اسٹیڈیم کی تھی ان کو 3 تاریخ کو, اس کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے ان پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر سوموار کی صبح تک اس پہ کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ انتظامیہ جو ہے وہ یہ جلسہ کرنے میں رکاوٹ ہے, اور پھر انشاءاللہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جی ٹی روڈ پر ایک عظیم الشان جلسہ کریں گی. یہ وہی عوام ہیں جنہوں نے ان منحرف لوٹوں کو بھی ووٹ دیے تھے. آج اگر انہوں نے اپنا وفاداری اور قبلہ بدل لیا ہے, لیکن گجرانوالہ کے عوام وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ 2008 میں, 2013 میں اور 2018 میں کھڑے تھے. نواز شریف کی تقریر اور اس کی تائید کرنے پر تھانہ شاہدرہ میں درج مقدمے سے اہم دفعات حذف کر دی گئیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صرف نواز شریف کے خلاف تفتیش ہوگی. لیگی قیادت کے خلاف درج مقدمے میں پیش رفت. تینوں سابق جرنیلوں, وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ. ایف آئی آر کی اہم دفعات حذف کر دی گئیں.
IG पंजाब के हुक्म पर कायम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बदर रशीद नामी शहरी की जानब से थाना शाहदरा में मुकदमा नंबर 3033 की तफ्तीश शुरू कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने FIR और मुद्दई के बयान को मद्देनजर रखते हुए दफात 121A, 123A, 124 और 153A हज़फ कर दी हैं। मुकदमे में नामजद राजा जफरुल हक, सरदार एयाज सादिक, शाहिद खाकान आबासी, खुरम दस्तगीर, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कुयूम, सलीम जिया, जफर इकबाल झगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमजी, मरियम नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब अहमद, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी न रखने का फैसला किया गया है। बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक फैसल चौधरी, सरदार याकूब निसार, नवाबजादा चंगेज मरी, मुफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, अब्दुल कादर बलोच, शिजा फातिमा ख्वाजा, मुर्तजा जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, चौधरी बरजीज ताहर, चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल और उज़मा बुखारी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। शाइस्ता परवेज मलिक, सायरा अफजल तारड़, बेगम इशरत अशरफ, वहीद आलम, रहीला दुरानी, दानियाल अजीज, राजा फारूक हैदर, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और इरफान सिद्दीकी वगैरह के खिलाफ तायद के मुकम्मल शवाहद न होने के बायस कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बाकी मुकदमे की तफ्तीश कानून, शवाहद और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, मुकदमा ख़त्म होगा तो सबके खिलाफ ही ख़त्म होगा। उनका ये भी कहना था कि जब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि बगावत का मुकदमा गलत है तो बात ही ख़त्म हो गई। किसी गवर्नमेंट के आदमी ने राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो कुछ हुआ है उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है कि जी पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। पहली बात तो ये है इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, गलत हुआ है, ठीक हो जाएगा मसला। और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ आई एम श्योर एक्शन भी होगा, ठीक ही हो जाएगा, हो ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। इसको कोई इतना सीरियसली आप ना लें। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेड दिस थिंग कि दिस इज़ रॉन्ग तो बात ही ख़त्म होगी। लेकिन इशू बनाया जा रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना कि मियाँ को रखे चाहे वो हैं तो दूसरों को निकाल दे, ये नहीं होता। अगर मुखर्जा खारिज हुआ तो सबका होगा। उनसे कोई पूछे कि वो कौन वजीर था जिसने लंदन फोन किया और कहा कि मेरे साथ 11-12 PTI के MNAs हैं, कुछ करें हम तैयार बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दावों पर रद्द-ए-अमल, कहा लंदन में जिनको फोन किया गया था उनका नाम मैं बता सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फवाद चौधरी के दावों पर रद्द-ए-अमल, ट्विटर पर लिखा, इनसे कोई पूछे वो वजीर कौन था जिसने लंदन फोन किया था, कहता था PTI के 12 MNAs साथ हैं, कुछ करें हम तैयार बैठे हैं। अगर वो कहें तो जिस वजीर ने जिनको फोन किया था उनका नाम भी बता सकता हूँ। वफाकी वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है फोन घुमाना ख्वाजा आसिफ की पुरानी आदत है। लंदन के फोन का तो पता नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बताएं इलेक्शन हारने पर GHQ में किसने फोन किया था। पॉकेट ब्लॉक बनेंगे और लोग जो हैं टूटते हैं जब पार्टियां कमज़ोर होती हैं। इस वक्त PMLN कमज़ोर है। ख्वाजा साहब हमारी फ़िक्र छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें। और ख्वाजा साहब को पता भी नहीं चलेगा जब उनके लोग उनके दाएं बाएं से निकलना शुरू होंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन नाकामी की जानिब जा रही है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। तहरीक शुरू होने से पहले ही PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कराची के सियासतदानों ने एथिक्स भुला दी हैं। फिरदौस शमीम नकवी और सईद गनी रहनुमा मुखालफत में इतना आगे बढ़े कि पटरी से ही उतर गए। एक दूसरे के कायदीन को नाजेबा अलकाबात से नवाजने लगे, तमस्खुर उड़ाने लगे। दलाइल से गुफ्तगू, इखलाकियात का ख्याल रखकर तनकीद कहीं पीछे ही रह गई। नामुनासिब, तमस्खुराना और तदलील आमेज कराची के सियासी रहनुमाओं का मयार मुखालफत पटड़ी से उतर गया। पीपल्स पार्टी सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने PTI क़यादत पर नामुनासिब अलकाबात के तीर चला दिए। गैस का बहरान है और फिरदौस आपा साहब को ये पता है कि गैस के बहरान का सबब बेशरम वजीर आज़म है, बेशरम वफाकी वजीर है। कोई शख्स, कोई तबका ऐसा नहीं है जो नालायकों की नौसत से बचा हुआ हो।
जवाबन PTI के फिरदौस शमीम भी पीछे न रहे। वकाहत भुट्टो ने कल एक वकाहत में एक और काम भी किया। उन्होंने तनकीद की कि ये हुकूमत गैर जमहूरी है। भाई बिलावल भुट्टो साहब बेकिबला, बच्चा आलम, नातजर्बेकार, आज तक जिसने एक पैसा कमाया नहीं, नकारा तरीन। अब इस किस्म के मयार मुखालफत में कोई मुदल्लिल इख्तिलाफ राय कैसे तलाश करे और कैसे जाने कि कौन सही कौन गलत है। और इस वक्त आपको बताएं कि मौलाना ताहिर अशरफी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जनाजे में, लेकिन वहाँ कोई किसी ने पत्थर भी किसी जगह नहीं मारा। यही हमारा रवैया है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इखलाक है। और ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हम बाहमी इत्तेहाद से इस सिलसिले को आगे रखेंगे। कातिल जो है वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अपने इंजाम को पहुँचेंगे और अपने कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कराची का कल का वाक़या जो है वो भारत और उसके जो साथी हैं, उसके जो मुआविन हैं, जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं, ये सारे के सारे डांडे उसी की तरफ जाते हैं। आपको बताएं कि मौलाना ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि दुश्मन चाहता है पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात फैलें। मुल्क दुश्मनों ने अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी थी। भारत अफगानिस्तान को बदअमनी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार को टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हदायत कर दी। कन्वेंशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को हुकूमती एक्शन प्लान पर रहनुमाई देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरवेज के रेस्ट एरियाज में अशिया की महंगे दामों फरोख्त पर भी नोटिस ले लिया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हदायत। मॉनिटरिंग टीमें बनाकर कड़ी निगरानी का हुक्म दे दिया। शहरियों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मोटरवे रेस्ट एरियाज के हवाले से शिकायत की थी। महंगाई के जिन्ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। गोश्त छोड़िए, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आटे की कीमत दुगनी के करीब हो गई है। क्या कितना महंगा हुआ, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। चिकन और मटन को छोड़ें, अब तो दाल, रोटी और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दाल अरहर 80 रुपए की जगह 320 रुपए किलो बेची जा रही है। दाल मसूर 81 रुपए के बजाय 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दाल मूंग 137 के बजाय 280 रुपए किलो। दाल माश 124 के बजाय 240 रुपए किलो। और दाल चना 109 के बजाय 170 रुपए में फरोख्त की जा रही है। फाइन आटा भी 45 रुपए किलो के बजाय 80 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि चक्की का आटा 75 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टमाटर 160 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 113 के बजाय 160 से 180 रुपए किलो में मिल रही है। रिकॉर्ड महंगाई पर कराची वाले चिल्ला उठे हैं। मैंने बेतहाशा हुकूमतें देखी, लेकिन आज शायद ये है किसी घर का बच्चा कोई हंसता हुआ नजर आ जाए। एक आने अगर शक्कर बढ़ी थी, इस मुल्क में हंगामा हो गया था। आज लाखों रुपए की महंगाई बढ़ गई, मगर आज किसी में हिम्मत नहीं है। जब पेट में नहीं है चारा, क्या उछलेगा बेचारा। किस किस को चीज़ों का गिनाऊं, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी। लोग कहते हैं मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। इन्हें मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आर्मी चीफ का कहना है कि आईन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखी जाएगी। बहैसियत कौम हालात का इदराक है, हम दुरुस्त समत में हैं, किसी के किए पर कोई दूसरा जवाबदेह नहीं हो सकता। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की पासिंग आउट परेड में सिपा सालार के दबंग अंदाज। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुंतखब हुकूमत के साथ एक पेज पर रहने के अज़्म का इरादा। This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. We continue to support the government whenever asked to.
as per the law and guidelines of the Constitution. आर्मी चीफ ने दुश्मनों को ललकारते हुए बता दिया कि पाकिस्तान वहाँ भी सुरखरू हुआ जहाँ दुनिया के कई ममालिक बिखर गए। Wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah we have survived. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। सिपा सालार ने नौजवानों को नए हालात में दरपेश चैलेंजेस के साथ कौम का अज़्म भी बता दिया। The enemies having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield. The objective of hybrid war is to target the sense of hope and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क से ही पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की और अमन कायम रखने के लिए लहू से इसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 600 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए हैं। केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान की जान ना छोड़ी। एक तरफ मुतासरा मरीज सेहतयाब होने लगे, दूसरी जानिब नए केसेस सामने आने का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर इक़्तिदार में वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन, G94 की गली नंबर 85 और 89, I82 की गली नंबर 25 और 29, जबकि G104 और सवा रोड की भी 6 गलियां सील कर दी गयी। SOPs की खिलाफवर्जी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दुकानें भी सील, मुतादिद को जुर्माने भी किए गए। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 6 हफ्ते कोरोना केसेस की तादाद 2% से कम रही। पिछले हफ्ते कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 2% से ज्यादा रही। कराची, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। कभी काला तो कभी अजरक वाला और कभी कौमी परचम वाला बिलावल भुट्टो जरदारी मास्क के इस्तेमाल में ट्रेंड सेटर बन गए। गोरे मुखड़े पर काला नकाब सुनकर हैरान रह गए ना? जी हाँ, अब नकाब मर्दाना फैशन का हिस्सा बन गया है। क्रेडिट गोज टू बिलावल साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लोग को इनकरेज करूँ कि मास्क पहनो। कौम को आगाही भी देनी है और फैशन का ध्यान भी रखना है। बिलावल ने पहने अजरक के रंग मास्क के संग। इंतजार में हूँ, मेरा एक मुल्तानी अजरक आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी पहनूंगा। फैशन के साथ तनकीद करने वालों को जवाब भी देते हैं। ये एक्चुअली मुल्तानी अजरक है। I'll excuse your ignorance. जब इलाकाई सियासत का इल्जाम लगा तो फौरन पाकिस्तान के परचम वाला मास्क लगाकर अवाम के सामने आ गए। जलसा हो, मुलाकात हो, अयादत या ताजियत, जैसा टास्क वैसा मास्क। नीला, सुरमई, स्याह और सफेद, लगता है कपड़ों जूतों की तरह मास्क से भी अलमारी भरी हुई है। मैचिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है। लीजिए साहिब, फिल्टर के लिए थोड़ी गुंजाइश भी पैदा कर ली। कोविड का जमाना है, खुद को बचाना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, सब ठीक है, मगर ख्याल रहे सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। कराची वालों एहतियात करो, हीट वेव ने फिर शहर का रुख कर लिया है। ऐसा कह रहे हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात का। समा से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मलिक कहते हैं हीट वेव 6 दिन तक रह सकती है। दर्जा हरारत अगरचे 41 डिग्री रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। सिंध और उसके गिरदोनवा में हवा का कम दबाव मौजूद है। वो एरिया जहाँ पे बैरन एरिया है, कोई ग्रीनरी नहीं है, और वहाँ पे जब विंड होके आती है तो वो गर्म हो जाती है। तो वो जो विंड आपके कराची और उसके गिरदोनवा में आ रही है वो गर्म आ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर गया है। और ये हीट वेव अगले 5 से 6 दिन तक रहेगी, लेकिन पहले 4 दिन इसकी शिद्दत ज्यादा होगी, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। इसमें टेम्परेचर मैक्सिमम 41 से थोड़ा सा एक्सीड कर सकता है,
لیکن یہ وہ ٹیمپریچرز ہیں جو کہ آپ کو فیل لائک میں تھوڑا سا اور 1 سے 2 ڈگری بڑھ جاتا ہے. تو یہ گرمی جو ہے یہ گرمی میکسیمم 4 سے 5 دن تک ہے. میکسیمم ہم اس کو 6 دن کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ 4 سے 5 دن تک کافی حد تک کم ہو جائے گی. کراچی میں شدید گرمی اور چھٹی کا دن، شہریوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا. وہاں کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے. جی اپڈیٹ کیجیے خورشید عالم. جی بالکل، چھٹی کے دن اہل کراچی کے لیے سی ویو سے بہتر کوئی تفریح گاہ نہیں ہوتی. ویسے بھی گرمی بہت ہے. اس وقت درجہ حرارت 37 درجہ کراس کر چکا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 19 درجہ سینٹی گریڈ بتایا ہے محکمہ موسمیات نے، اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک آج بھی رہے گا. ایسے میں سی وی پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، لہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کچھ لوگ گاڑیوں اور اونٹوں اور گھوڑوں کی سواری سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ گزشتہ دنوں جس حد تک سی وی پہ کچرا اور گندگی تھی وہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ساحل پر سمندر کے کنارے بالکل یہاں پہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے، اور جو ڈسٹ بن لگے بھی ہیں تو وہ سڑک کی طرف لگے ہیں. لہٰذا یہاں پہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو لفافے، تھیلیاں اور ریپر ہے وہ یہیں پھینک دیے جاتے ہیں. تو وہ ابھی بھی یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آپ کو ایسے منفرد باربیکیو کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں دوستوں کی محفل میں بھٹے بھون کر پکائے جا رہے ہیں. سید شہاب الدین کی رپورٹ. سوات میں مکئی کی فصل تیار ہوتی ہی حسین مقامات پر دوستوں کی محفلیں سج جاتی ہیں. بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع علاقے نجی گرام میں بھٹوں کو ہرے بھرے چلکوں سمیت لکڑیوں کے ساتھ جلا کر شعلے بھڑکائے جاتے ہیں. پھر دہکتی آگ میں بھٹے بھون کر کھائے جاتے ہیں. ایسے میں خوبصورت موسیقی ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے. کلچرلی ہم اس کو تراڑ کہتے ہیں، وہ ڈال لیتے ہیں تو ساتھ میں موسیقی بھی چلتی ہے. ایک ریفریشمنٹ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جب یار دوست اس طرح گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ میں یہ ایکٹیویٹی بھی کر دے کہ تراڑ جو ہے وہ ڈالیں، فائر کے ساتھ اس کو وہ کریں. تو یہ ایک روایتی چیز ہے اور ماحول بھی بہت پرسکون ہے، پہاڑی ہے، جنگلات ہے، تو بہت بہتر ہم محسوس کر رہے ہیں اس ماحول میں. دل فریب موسم میں یہاں آنے والے سیاح بھی اس محفل کو خوب انجوائے کرتے ہیں. میں نے یہاں بہت اپنے آپ کو قدرت کے قریب محسوس کیا اور خوبصورتی دیکھی قدرت کی، اور آواز سنی اس خوبصورتی کی اور جمال کی، تو اس میں ایک حقیقت کا احساس ہے. تراڑ کی محفل میں پرانے دوست بیتے دنوں کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں. آگ جلا کر بھٹے بننا پختون ثقافت کا اہم حصہ ہے. ایسے میں موسیقی کا تڑکا بھی لگے تو مزہ دوبارہ. لاہور میں ٹریفک حادثات کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے بائیکر کلب نے ریلی نکالی. اسامہ دورانی کی رپورٹ میں آپ بھی دیکھیے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ لازمی استعمال کریں. تیز رفتاری اور قانون شکنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. بائیکرز کلب کی ریلی نے دیا شہریوں کو اہم پیغام. ریلی قذافی اسٹیڈیم سے شروع ہوئی اور مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے شرکاء پریس کلب پر جمع ہوئے. 100 سے زائد بائیکرز نے شہریوں کی آگاہی کے لیے خود بھی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی اور دوسروں کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا. نوجوانوں کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ ہیلمٹ گیجٹ پہنیں. خدا نخواستہ چھوٹا سا جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے. ٹریفک پولیس، ڈولفن اور ریسکیو 1122 کے بائیکرز بھی ریلی میں شریک ہوئے. ریلی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ذرا سی احتیاط اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین خاور محمود کے ساتھ اسامہ دورانی، سما، لاہور. چین کے تعاون سے تیار کردہ دھان کی ہائیبریڈ قسم نے جنوبی سندھ میں چاول کی پیداوار 3 گنا تک بڑھا دی. اس حوالے سے دیکھیے محمد لقمان کی رپورٹ. سندھ کے ساحلی اضلاع میں چاول کے لہلہاتے کھیت جن سے پیداوار 100 من فی ایکڑ سے کم نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے چاول کی نئی ہائیبریڈ قسم. کسانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چاول کی نئی اقسام متعارف ہونے سے ان کی پیداوار 30 من سے بڑھ کر 120 من تک پہنچ گئی ہے. پہلے تو 30-40 من اترتا تھا جو بھی جنسیں تھی ہمارے پاس. اب یہ 100 آپ بھی خود اندازہ لگا لیں. پوٹینشیل ورائٹی ہے یہ تقریباً 136 من میں ہمارے پاس جو فرسٹ ٹرائل ان کا آیا تھا
अभी भी तकरीबन 100-110 मन 120 मन लोग ले रहे हैं इससे। दूसरी तरफ बीज तैयार करने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर हुकूमत ज़राई तहकीक के लिए आसान माहौल पैदा करे तो साइंसदान धान के अलावा दीगर फसलों की बेहतर इकसाम तैयार कर सकते हैं। हम फील्ड में ट्रायल्स तक जल्दी पहुंच सकें ताकि जो इसका पीरियड है जहाँ पे इसको 8 से 10 साल लगने चाहिए एक प्रॉपर रिसर्च करके पहुंचने में, वहाँ पे इस वक्त हमें 10 से 12 लग जाते हैं। चावल की हाइब्रिड किस्म की काश्त सिंध और जनूबी पंजाब में 17 लाख एकड़ रकबे पर हो चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि सिंध में चावल की हाइब्रिड किस्म के कामयाब तजर्बे के बाद इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बना के पूरे मुल्क में मुतारफ कराया जा सकता है। मोहम्मद लुकमान, समा, गुलारची, बदीन। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।